हेलो मैं हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको विभिन्न प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, जिसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में मैंने बताया, जल के साथ अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया, और मैंने बताया कि भाई कब ऑक्साइड बनता है, ठीक है, कब हाइड्रोक्साइड बनता है और कौन सी गैस बाहर निकलती है, यानी हाइड्रोजन वाली गैस के बारे में बात करी थी। मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया बेटा कि कोई भी धातु जल के साथ कब अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ कौन कर लेती है, गर्म के साथ कौन करेगी, ठंडे के साथ कौन नहीं करेगी, और कौन सी ऐसी धातु होगी जो ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी और वो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, या फिर ऐसी भी धातु है जो जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगी। ये सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाई, ठीक है। आज थोड़ा सा भाई, क्योंकि देखो ध्यान से पढ़ना है हमें लोगों को, है ना, तो थोड़ा सा ये समझ के पढ़ना बेटा कि भाई टाइम भी, समय भी कम है, क्योंकि देखो हमें सिलेबस भी टाइम पे खत्म करना है, तो थोड़ी सी स्पीड अगर बढ़े तो उसको आपको कोप अप करना है, ठीक है। स्पीड वैसे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी, ऐसी रहेगी जैसी कल रही है। अब देखो बेटा, जो आप लोगों ने कल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक है, उसमें जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, ठीक है, तो यहां पर मैं पढ़ूंगा बेटा विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। हमारे पास जो ये टाइप आएगा, इसमें आएगा विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे क्या बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करोगे तो मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने 10 शब्द याद करवाए थे। उसमें लिथियम, पोटेशियम, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, अल, मन, जन, कर, पी, कड़, को, नी, सन, पब, हक, कु, हज, अज, पीटी, एयू, गोल्ड, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब ये क्या काम करती है बेटा कि किसी भी धातु के लवण से कोई ऊपर वाली धातु की अगर बेटा कोई धातु अभिक्रिया करेगी तो उसको विस्थापित कर देगी। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास जिंक है और यहां पर कॉपर सल्फेट है। अब ये जो सल्फेट है ना बेटा, क्योंकि देखो एक कॉपर धातु है और जिंक धातु है, तो सल्फेट जो होता है ये कुछ उसकी तरह होता है कि जैसे ये गर्लफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है। ये क्या हो गया बेटा, कॉपर धातु क्या हो गई, मान लो ये बॉयफ्रेंड हो गया भाई और ये हो गया गर्लफ्रेंड हो गया भाई। आगे बात समझ में। अब बड़े जिंदगी में खुश हैं, लाइफ में खुश हैं, या मान लीजिए घर वाली है इसकी, ठीक है, एकदम खुश है, कह रहा कि भाई साहब मेरे -2 को तो कॉपर 2+ ने अच्छे से बैलेंस करा हुआ है, इसीलिए हम लोग दोनों के दोनों आयन एक साथ जुड़े हैं, हमने जीवन भर का साथ लिया है। लेकिन ये बहुत तेज है भाई, इसको लग रहा होता है कि अगर मेरे वाला ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर अचानक कोई इससे ज्यादा क्रियाशील हुआ, एक्टिव हुआ, वो मेरे को घुमाएगा, ठीक है, वो मेरे को, है ना, वही वाली बात है, घुमाएगा, फिराएगा, चिल करवाएगा, तो उसको मैं थोड़ा भाव दे देती हूं। ये ज्यादा क्रिएटिव है क्योंकि ज्यादा एक्टिव है। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा ऊपर है। राइट और रॉन्ग बेटा? बेटा आज मैं जो पढ़ाने दो, मैं PYQ सारे करवाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, है ना, PYQ वगैरह सब कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। तो अब ये क्या करेगा बेटा, ये ज्यादा एक्टिव है तो जो सल्फेट है इसको भाव देने लगती है। और जो बेटा जी बहुत ढीला आदमी होता है, ठीक है, जो निष्क्रिय होता है, जो मतलब कम क्रियाशील होता है, उसका जीवन में कटता ही है। उसमें आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके मत आना, पर यहां पर अभिक्रियाओं में भी ऐसा ही होता है। तो कॉपर और जिंक में कॉपर आता है नीचे, जिंक आता है ऊपर। तो बेटा कॉपर कम क्रियाशील है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, ध्यान नहीं देता सल्फेट पे उतना ज्यादा, तो बेटा सल्फेट पर उसको छोड़कर जिंक को प्राप्त कर लेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास ZnSO4 बनेगा और कॉपर का बेटा जी अलग हो जाएगी, इसको तलाक दे दिया गया। चलो भाई भागो। दूसरा देखें हम, अगर मान लो मेरे पास है सिल्वर सल्फेट Ag2SO4। अब मैं अभिक्रिया करता हूं बेटा किसके साथ, किसी के साथ भी कर लो, चलो निकल के साथ कर लो,
निकल और बेटा एजी में अगर आप कंपेयर करोगे तो एजी नीचे है और कहां है भाई, निकल ऊपर है। तो निकल ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ, तो ज्यादा क्रियाशील हुआ बेटा ये, तो ये सिल्वर का काट देगा। अब यहां पर बनेगा निकल सल्फेट NiSO4 और बेटा 2 सिल्वर धातु ऐसे हो जाएंगे। पर कभी अगर ऐसे हुआ बेटा कि मान लो यहां पर कॉपर सल्फेट है और मैं इसकी अभिक्रिया सिल्वर के साथ कराऊं, ठीक है, सिल्वर जो है वो कॉपर की तुलना में सिल्वर नीचे आता है, तो सिल्वर क्या हो गया बेटा, कम क्रियाशील। सिल्वर अगर बेटा कम क्रियाशील हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, कि ये कॉपर का काट नहीं पाएगा, और जब कॉपर का काट नहीं पाएगा तो यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, नो रिएक्शन। तो एक तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन सीखी, साथ ही साथ अगर किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का आप एन फैक्टर ज्ञात करना चाहते हो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां कॉपर +2 में है, यहां पर कॉपर 0 में है, सल्फेट तो सेम ही रहेगा बेटा, तो जो अंतर आया कॉपर सल्फेट के अंदर वो 2 का आया, ऑक्सीकरण संख्या में 2 का अंतर आया बेटा। तो जब इसका आप एन फैक्टर निकालोगे तो बेटा कॉपर सल्फेट में अंतर तो आया है 2, कॉपर 1 है, तो बेटा यहां पर 2 आएगा। और अगर कोई आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए कह दे कि इस अभिक्रिया में तुल्यांकी भार ज्ञात करिए कॉपर सल्फेट का, तो इसका जो अणुभार होगा वो बटे एन फैक्टर, यानी जो भी इसका अणुभार होगा आप उसको 2 से भाग कर दोगे बेटा, तो तुल्यांकी भार जो है आपका आ जाएगा। तो इसका एन फैक्टर निकालना क्या हो गया, आसान हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो भाई? ठीक है भाई, नोट करिए बेटा इसको। पहले वाली नो रिएक्शन कैसे हो जाएगी बेटा, पहले वाली रिएक्शन हो जाएगी, जिंक जो है वो ऊपर है, ध्यान से देखो कहीं जिंक कहां होगा, ऊपर है ना, और कॉपर नीचे है, तो जो नीचे है वो कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले का काट देता है। हाँ राइट, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, एन फैक्टर वगैरह निकालना आ गया, तुल्यांकी भार ज्ञात करना आ गया। अभी तुम्हारा एक प्रमोशनल वो आया है, क्या बोलते हैं, मुझे बताने के लिए कि सर इसको बता देना, तो वही है कि जो बैच के मैनेजर है उनका मैसेज आया था कि आपके लिए नया यूट्यूब चैनल खुला है, जय हिंदी माध्यम एस्पिरेंट, फ्री सीरीज उसमें आएगी, ठीक है, तो इसी के लिए मेरे को बात करनी थी। तो बेटा बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, ठीक है, शोभा नहीं देता आपको। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, विघटन रॉक्स में जुड़ा क्या था, जुड़ता क्या है, कुछ नहीं जुड़ता बेटा, वो सब बराबर होते हैं। हाँ, अगर आप इसका निकालना चाहते हो, इस वाले यौगिक का निकाल, अरे बेटा दे डंगरो, अरे इधर देखो भाई, मैंने कहा था सबका अलग अलग निकालते, जो ऑक्सीकरण संख्या चेंज करते। अगर आपको मान लो कॉपर सल्फेट का निकालना तो कॉपर सल्फेट का ही तो निकाला हमने। मान लो मुझे जिंक का निकालना है, ठीक है, तो यहां पर 0 है, और तेरी ऐसी की तैसी रुक जा, यहां पर 0 है, यहां पर +2, अंतर कितने का आ गया बेटा, 2 आ गया इसका इनफैक्टर, तो डिफरेंस 2 का आया। जिंक कितने एक साथ, एक, तो जिंक का जो इनफैक्टर होगा बेटा वो 2 × 1, यानी प्रत्येक का अलग अलग निकाल सकते हो आप, यही तो मैंने बोला, सबका अलग अलग निकाल सकते हो। यहां पर मैंने एक का निकलवा के दिखाया, ठीक है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको विघटन रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाई, वैसी बेटा एक होती है कौन प्रोपोर्शनेशन, एक बार मैं उसको चेक करूंगा कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये थी हमारे पास विभिन्न प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रियाओं की पहचान करना। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और वो होगा हमारे पास दो मुख्यतः हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, दो मुख्यतः ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी ऑक्सीकारक, जिनकी अभिक्रिया आप ज्यादातर पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा बेटा मुख्य ऑक्सीकारक, बाकी आप पी ब्लॉक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह ये तो आप देखोगे ही, ठीक है, मुख्य ऑक्सीकारक जो आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। तो इसमें हमारे पास ना बेटा ये बिहेवियर चेक करना है कि KMnO4 हो, या फिर बेटा वहां पर ऐसे लिखा हो MnO4- आयन हो, ठीक है, या फिर ये ले लीजिएगा। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग रूप में जो है कन्वर्ट होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं वही बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बेटा
KMnO4 MnO4 माइनस जब कभी भी अम्लीय माध्यम में होगा यानी एसिडिक मीडियम में होगा तो उस टाइम पर यह कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, ठीक है, Mn2+ में। और यहां पर जब आप KMnO4 की बात करोगे या बेटा MnO47 की बात करोगे तो यहां पर जो है MnO4 माइनस की बात करोगे तो मैग्नीज जो है यहां पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। अंतर जब आप देखोगे बेटा तो अंतर होगा यहां पर 5, अंतर क्या होगा बेटा 5 होगा। और आपको KMnO4 या MnO4 का एन फैक्टर ज्ञात करना हो तो आप देखोगे अंतर तो 5 का आया है, इसके अंदर एक मैग्नीज है तो बेटा यहां पर 5 आ गया। और कोई आप लोगों से तुल्यांकी भार पूछे कि भाई KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार क्या होगा तो ध्यान रखिएगा बेटा तुल्यांकी भार जो है वो अलग अलग माध्यम में परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं होगा किसी यौगिक का हमेशा सेम रहेगा, वो बदलता रहता है। तो बेटा अणुभार बटे एन फैक्टर ये हमने पढ़ा था। अब अणुभार जो भी होगा हम निकाल लेंगे, एन फैक्टर इस वाली अभिक्रिया में कितना हो गया बेटा 5, तो ये होगी बेटा हमारे पास अम्लीय माध्यम में। किसमें बोला बेटा मैंने, ये बोला मैंने आपको अम्लीय माध्यम में KMnO4 का ट्रीटमेंट कि भाई आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरा देखिए बेटा, दूसरा होगा हमारे पास बेटा उदासीन माध्यम या बहुत थोड़ा सा क्षारीय या कह लीजिए उसको आप थोड़ा सा एल्कली, ठीक है। और वो बता देंगे कि भाई यहां पर अगर मान लो मेरे पास KMnO4 है या इसको आप MnO4 माइनस आयन कहना चाहते हो, K पॉजिटिव अपना कुछ चेंज नहीं करता, ये कन्वर्ट होता है बेटा MnO2 में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा MnO2 में। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर यहां पर लिखा है उदासीन माध्यम, उदासीन मतलब न्यूट्रल या आंशिक क्षारीय, आंशिक क्षारीय, आंशिक क्षारीय का मतलब होता है थोड़ा सा क्षारीय या तनु एल्कली, इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा बहुत क्षार, नहीं तो उदासीन ही है मैक्सिमम। उस टाइम पर यह कन्वर्ट होता है MnO2 में। उस टाइम पर अगर आप देखोगे यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 7 है, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बेटा जी 4 है, और इस तरीके से यहां जो अंतर आएगा ऑक्सीकरण संख्या में वो 3 का आएगा। और अगर आप बेटा एन फैक्टर ज्ञात करना चाहोगे तो मेरे पास 3 का अंतर आया है, KMnO4 के अंदर एक मैग्नीज है तो हमारे पास 3 आ गया बेटा, राइट। और इस स्थिति में जो तुल्यांकी भार होगा KMnO4 का तो वो होगा हमारे पास KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे एन फैक्टर, यानी वो हो जाएगा अणुभार बटे 3, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। और अभी टेंशन ना ले, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को PYQ भी करवाऊंगा, इसको नोट करिएगा आप, ठीक है। करिए बेटा इसको नोट फटाफट, तुम्हें तुम्हारे होने वाली की कसम है। फटाफट बताइए भाई, दोनों हो गए याद। ये था अम्लीय माध्यम में जब मैंने H पॉजिटिव दर्शाया, जब मैंने कुछ नहीं दर्शाया उदासीन बोला तो आप समझ जाना उदासीन माध्यम है। अब मैं OH माइनस दर्शाऊंगा यानी आपको क्षारीय माध्यम दर्शाऊंगा, ठीक है। हाँ दीपेश बेटा मैंने बोला था सबका अलग अलग निकलता है तो निकलवा के दिखाया ना मैंने। एन फैक्टर का मामला बेटा भी आएगा आपको, ठीक है। एन फैक्टर जरूरत होगी पड़ेगी, अभी दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को एन फैक्टर के, तब समझ में आएंगी चीजें। अभी एन फैक्टर को मैं लेके चल रहा हूं आपके साथ कि एन फैक्टर नाम का एक बवाल है, आएगा भाई आएगा। अभी मैं देख लेता हूं PYQ वगैरह भी, इसमें बहुत अभिक्रियाएं हैं समझाने के लिए, बहुत अभिक्रियाएं भाई, मजा आ जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा भाई टॉपिक को लेके। तो ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया भाई। अब देखिए बेटा आगे आगे कहानी क्या है, ठीक है।
क्या चाहिए? क्लैरिसर चाहिए एन फैक्टर रिडॉक्स का टाइप का अलग अलग। हाँ बेटा, अलग अलग प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया होगी तो अलग अलग प्रकार का होगा। मैं आपको देखो सिंपली एक बात बता देता हूं, ठीक है, सिंपली एक बात बता देता हूं यहां पर एकदम शांत होके। हम लोगों को क्या करना है, देखो वैसे जो नॉर्मल एन फैक्टर हम निकालेंगे किसी भी एक यौगिक का, ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम आपका काम जो होगा ना बेटा वो इससे चल जाएगा। अधिकतर समय आपका जो काम होगा एन फैक्टर से आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंस इनटू में एटोमिसिटी से ही काम चल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको ज्यादातर दिखेंगे कि एक यौगिक के अंदर एक ही तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन करता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे KMnO4 का आपने निकाला, उसमें कोई है ही नहीं, मैग्नीज ही कर रहा है, कोई है ही नहीं, राइट। अब उसमें क्या है बेटा, इसको जब आप छोड़ दोगे, इसको क्या कर दिया आपने, नॉर्मली छोड़ दिया, फिर उसके बाद अगर मान लो पूरी अभिक्रिया में कुछ आ गया तो आपको बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, संयुक्त रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाई, संयुक्त रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा दी। उसका मैंने आपको तरीका बताया कि उसके अंदर जितने भी तत्व अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहे होंगे या दोनों ऑक्सीकरण कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें एन फैक्टर का तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2 प्लस एंड सो ऑन जितने होंगे। दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा विघटन रिडॉक्स अभिक्रिया, विघटन रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, विघटन रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका एन फैक्टर मैंने बताया था कंपाउंड का कि चाहे तो आप रिडक्शन वाले का एन फैक्टर निकाल लो और चाहे आप ऑक्सीडेशन वाले का निकाल लो, एन फैक्टर बराबर हो जाएगा। फिर तीसरी अभिक्रिया मैंने पढ़ाई थी बेटा क्या, असमानुपातन या विषमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, विषमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया। और जो चौथा होगा ना बेटा वो है हमारे पास विस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर तो एन फैक्टर निकालना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यहां पर तो आप सिर्फ यही फॉर्मूला लगाओगे, एन फैक्टर बराबर डिफरेंस इनटू में एटोमिसिटी, क्योंकि वहां पर एक तत्व किसी दूसरे को विस्थापित कर रहा होगा, बाकी सेम रहेगा। अब इसका भी एन फैक्टर निकालना जान गए, इसका भी एन फैक्टर निकालना चाल गए, इसका भी एन फैक्टर निकालना जान गए। आपको यह जरूर कहता हूं कि मैं विषमानुपातन में मैंने अभी आप तक सिखाया ही नहीं है, तो आप जानोगे कैसे? तो इसको सिखाने का मेथड जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से सिखाऊंगा, ठीक है, ग्राम तुल्यांक मेथड से सर बताएंगे, ये है ना, सिखाऊंगा मैं। तो इतना भरोसा रखिएगा बेटा मेरा कि अगर मैंने कोई चीज कही है ना तो उसको मैं टफ नहीं बनाऊंगा, इजीली निकाल के आपके हाथ में रख दूंगा कि देखो भाई कितना आसान था। पर अभी क्योंकि मैंने ग्राम तुल्यांक का नाम नहीं लिया है इसलिए मैं बीच में से उठा नहीं रहा हूं इसका, ठीक है। और इसका जो एन फैक्टर का फॉर्मूला है वो कभी कभी वैलिड होता है, कभी कभी इनवैलिड होता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। तो जो चीज मान लो हमारे लिए ही कंफ्यूजिंग है कि यार अभी इस रिएक्शन में कर दिया, अगले में हम कहते हैं बच्चों ऐसा कर लोगे, तो आप कहोगे ना रटवा रहे हो सर, या फिर कहोगे आप सर जी इस अभिक्रिया के लिए आपने बताया था, अगले के लिए बताया था। इस तरीके से हम इसको ग्राम तुल्यांक से एक ऐसा सटीक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको तरीका कि एन फैक्टर कैसा भी हो धड़ाधड़ निकलते चले जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, यह बात आपको समझ में आ गई थी, यही बात मैंने इर्द गिर्द करके समझाई। अब यहां तक अगर आपको पता है और आपको इनमें से किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो आप उसका अणुभार और बटे एन फैक्टर कर दोगे, तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। अब बताओ इससे ज्यादा मैंने कुछ पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया ना इससे ज्यादा, बताओ भाई, यस और नो? हट गया, मैं आगे से हट गया बेटा। चार टाइप की अभिक्रिया थी। अब मैं वापस आता हूं बेटा यहीं पर, ठीक है, कि मैंने KMnO4 का जो बदलना है वो मैंने अम्लीय माध्यम में आपको बता दिया, वो मैंने उदासीन माध्यम में आपको बता दिया, ठीक है, उदासीन माध्यम में आपको बता दिया। बेटा 2.0 बैच के लिए AIR बैच चलेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेंगे, चलेंगे वो बेटा। अभी आपके टेस्ट ही इतने नहीं हुए, अभी आपका इतने सिलेबस ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 1.0 के बच्चे हैं जो टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो सारा सिलेबस कवर भी कर सके हैं, अगर मान लो तुम्हें भी AIR के लिए हमने इंक्लूड कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए अन्याय हो जाएगा कि नहीं होगा कि सर जी 1.0 के लिए आपने सारा सिलेबस दे दिया और हमने तो वो चैप्टर पढ़े भी नहीं थे। तो इसमें जो केओस है, केओस का मतलब है जो इसमें परेशान होगा वो कौन होगा? आप ही लोग होंगे कि नहीं होंगे? जब आपका टाइम आएगा आपके लिए भी चीजें क्रिएटिव कर दी जाएंगी,
परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा आता होगा, मैं तो कह रहा हूं आता होगा, तुम्हें आता है पर सबको नहीं आता ना। अब देखो आगे तीसरा, देखो बेटा अगर यहां पर लिखा होगा KMnO4 या फिर लिखा है MnO4 माइनस, और यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, इस बार क्षारीय माध्यम है, OH माइनस का मतलब है कि भाई क्षारीय माध्यम है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे MnO4 माइनस 2 में। और जब आप इसको देखोगे ऐसे याद तो करने ही पड़ेंगे बेटा, क्योंकि ये आगे रेडॉक्स अभिक्रिया का पार्ट है। ये क्या है सर, प्लीज एक्सप्लेन विद एनर्जी। ओके देखो भाई, तो हमने क्या कहा कि KMnO4 जो यहां पर +7 होगा बेटा, और यहां पर कितना होगा बेटा +6। निकाल के देख लेना भाई, जो मैग्नीज का है ना, मैग्नीज प्लस के 4 इंटू में ऑक्सीजन, और फिर कर दोगे आप कितना -के 2 बराबर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज है। अब क्योंकि यहां पर जो अंतर आया है, देखो अंतर कितना है बेटा यहां पर 1, क्योंकि 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, यस और नो। तो देखिए भाई, जब आप यहां पर एन वेक्टर निकालोगे बेटा दोस्तों, तो अंतर आया है 1, मैग्नीज भी इसके अंदर 1 है, तो यहां पर 1 होगा कि नहीं होगा। तो जब हमारे पास n फैक्टर 1 हो गया, तो बेटा इसका अर्थ क्या होगा कि जो तुल्यांकी भार होगा, क्या होगा बेटा जी, तुल्यांकी भार KMnO4 का वो हो जाएगा इसका अणु भार बटे n फैक्टर। अब क्योंकि अणु भार सेम रहेगा, n फैक्टर 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो तुल्यांकी भार है और अणु भार है दोनों बराबर होंगे। कब कब होंगे बेटा, क्षारीय माध्यम में। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई इस तरीके से स्टेटमेंट में, कि बताइए भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है और इंपॉर्टेंट भी है, कि ध्यान रखना क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार अणु भार के समान होता है, अणु भार के समान होता है। बात समझ में आई कि नहीं, नोट करिएगा। अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़े। हो गया भाई। हो गया। एक और बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, देखें एक और हमारे पास ना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आपने पढ़ा है ना KMnO4 का, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। और पोटेशियम पर मैग्नेट को आपने कहां पढ़ा बेटा, आपने पढ़ा का डी ब्लॉक में, पी उसमें ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसे बेटा आपने इसका भी नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7, या बेटा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। ठीक है, इसके बारे में हमें विशेषतर कुछ अच्छी बातें समझनी है, सीखनी है। पहली चीज क्या है बेटा, कि जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, या बेटा जी हम कह लेते हैं डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। ठीक है, अगर हम अम्लीय माध्यम में लेंगे, किस में लेंगे बेटा जी, अम्लीय माध्यम में लेंगे, तो भाई यहां पर यह कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। किस में कन्वर्ट हो गया है, Cr+3 में। अब देखो बेटा, डाइक्रोमेट कह लो या बेटा जी क्रोमेट कह लो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होगी 6, यहां पर कितना हो गया बेटा 3। तो बेटा यहां पर जो अंतर आएगा वो 3 का आएगा, कि 3 और 6 के बीच में 3 अंतर आया। जब आप एन फैक्टर निकालोगे, चाहे डाइक्रोमेट का निकालो, चाहे बेटा K2Cr2O7 का निकालो, तो यहां पर डिफरेंस 3 था। अब बेटा 2 क्रोमियम है, तो एन फैक्टर कितना आएगा बेटा जी 6, यस और नो। और तुल्यांकी भार की अगर मैं बात करूं, तो तुल्यांकी भार होगा बेटा K2Cr2O7 का अणु भार बटे एन फैक्टर, यानी अणु भार बटे 6। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा,
बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? यहां तक क्लियर हुआ? यह भी याद करना है क्योंकि ये दो मुख्य थे, एक तो KMnO4 पढ़ना है ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक है बेटा K2Cr2O7। उसके बाद भी कुछ चीजें होंगी क्योंकि यह अभिक्रिया आपने डी ब्लॉक में पढ़ी होगी, पर इनका यूज मैं यहां पर करवाऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ग्राम तुल्यांक मेथड आपके सामने आएगा खचाखच बेहतरीन तरीके से। अब देखो बेटा आगे, एक हो गया। दूसरा नंबर है हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है Kr2Cr2O7, है ना, या फिर डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस। जब कभी भी आप क्षारीय माध्यम में लोगे बेटा, तो क्षारीय माध्यम में यह बनाएगा CrO4 2 माइनस आयन, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन। तो यहां पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं दर्शाता बेटा, पर याद रखना है कि क्षारीय माध्यम में डाइक्रोमेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। अब अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से, तो इसके अंदर, सुनना मेरी बात को बेटा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 6, ठीक है, और इसके अंदर भी आप निकालोगे तो 6 ही आएगी। इसका मतलब है यहां पर ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, लेकिन फिर भी इसको लिखना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपने यहां तक छाप लिया हो तो बेटा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आप लोगों को कुछ समझाना चाहूंगा कि देखो भाई अब क्या आने वाला है, ठीक है। हो गया भाई यहां तक? यस और नो? लेडीज एंड लेडास, गधे और गधैयाओ, हो गया भाई? सेकंड वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, बताऊंगा, सुनो मेरी बात बेटा, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप टाइट्रेशन करोगे, रिडॉक्स अनुमापन क्या करोगे, ठीक है, रिडॉक्स अनुमापन करोगे, तो उसके उसमें ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये रिडॉक्स अभिक्रिया करेगा नहीं, पर क्योंकि डी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ चुका है, रॉक्स में ही ये क्वेश्चन आया था कि जब K2Cr2O7 को हम क्षारीय माध्यम में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो उत्पाद बनता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आए थे। तो ये हमारे पास मुख्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? मुख्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको याद करने हैं। अब देखो, ब्लैंक स्लाइड मैंने कर दी। ब्लैंक स्लाइड करने के बाद कुछ चीज मुझे रटी हुई होनी चाहिए, ध्यान रखना, जो मैंने बोल दिया वो रटा हुआ होना चाहिए। पहली चीज, अगर मैंने कहा कि भाई KMnO4, मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, KMnO4 अम्लीय माध्यम में किस में कन्वर्ट होता है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको बेटा मैं अभी तुम्हें पता लग रहा है कि सर कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, लिखने भी नहीं दे रहे, सर जी कहीं से कुछ भी कर रहे हैं। अभी अभी तुम्हें पता है मैं इसलिए क्यों कर रहा हूं? एक ऐसी रिएक्शंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, जहां पर आपको लगेगा कि दो अभिकारकों की अभिक्रिया करानी है, फिर उत्पाद बनाना है, फिर उनकी संख्या को हल करना है, फिर भार निकालना है, फिर अनुभार निकालना है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा आगे। उन सब से बचाने के लिए अभी मैं आपको इतना कंफ्यूज कर दूंगा 5-6 मिनट कि उसके बाद आपको सब कुछ आसान लगेगा। तो आपने बोला भाई कि सर जी KMnO4 अम्लीय माध्यम में जो है वो Mn2+ में कन्वर्ट होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि KMnO4 क्षारीय माध्यम में, उदासीन में नहीं, क्षारीय माध्यम में किस में कन्वर्ट होता है? बोलो बेटा। KMnO4 KMnO4 क्षारीय माध्यम में किस में कन्वर्ट होता है? KMnO4 क्षारीय माध्यम में किस में कन्वर्ट होता है?
हो गया भाई, डन, हो गया बेटा। अब मैंने कहा कि भाई KMnO4 उदासीन माध्यम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 उदासीन माध्यम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ। MnO2, वेरी गुड। मुझे बताओ K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में, क्षारीय माध्यम ले लो या उदासीन ले लो ना, क्षारीय माध्यम में K2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा। CrO4 2-, वेरी गुड, क्रोमेट आयन में। अब ये क्या है बेटा, ऑक्सीकारक। नोट पॉइंट समझिएगा, ठीक है, नोट पॉइंट समझिएगा। चाहे बेटा मैं KMnO4 की बात करूं, है ना, KMnO4 की बात करूं, चाहे तो अम्लीय माध्यम में, चाहे बेटा उदासीन माध्यम में, और चाहे बेटा क्षारीय माध्यम में, ठीक है, साथ ही साथ और जो K2Cr2O7 है वो अम्लीय माध्यम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है। और ये दोनों क्या है हमारे पास, ऑक्सीकारक है। दोनों क्या है बेटा, ऑक्सीकारक है। यहां पर जो कुछ लिखा है, चाहे KMnO4 की बात करो, ये भी ऑक्सीकारक है क्योंकि सबका अपचयन हो रहा है, और ये भी क्या है बेटा, ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक है, ऐसा नहीं छोटे मोटे ऑक्सीकारक हो, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जो ऑक्सीकारक होते हैं ना बेटा, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो ऑक्सीकारक किसी दूसरी चीज को ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकारक का काम ही है दूसरे का ऑक्सीकरण करना। पर हमें अगर मान लो दूसरे तत्व का पता होगा कि भाई वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा। ध्यान रखना बेटा, जो अस होंगे ना, अस को आपको इक में कन्वर्ट करना है। अगर ये कभी भी अस के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे किसके साथ, फेरस के साथ, किसके साथ बेटा, फेरस के साथ, ये अभिक्रिया करते हैं बेटा क्यूप्रस के साथ, ये कभी अभिक्रिया करेंगे बेटा स्टेनस के साथ, जो भी प्लस मतलब कम ऑक्सीकरण संख्या वाला होता है वो अस होता है। और बेटा इक में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में जाएंगे, Fe+3 में, कॉपर जाएगा कॉपर +2 में, और बेटा ये जाएगा Sn2,4+ में। तो बेटा ये क्या बन गया, फेरस से फेरिक, क्यूप्रस से क्यूप्रिक, स्टेनस से स्टेनिक, स्टेनस से स्टेनिक। बिल्कुल सही बात है बेटा। वो अम्लीय माध्यम में KCr+3 में जाता है, उदासीन होता है या क्षारीय होता तब वो डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन में जाता। ये बात भी इतनी समझ में आ गई कि सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, हमें अभिक्रिया को याद भी नहीं करना पड़ेगा वहां पे। अभी देखना आप, फिर उसके बाद हमें आइट को 8 में कन्वर्ट करना है, 8 को 8 में। जैसे अगर हमारे पास सल्फाइट है Sc तो SO3 2- है, तो उसको सल्फेट में SO4 2-। ठीक है, अगर हमारे पास बेटा ये है नाइट्राइट है NO3 NO2- है, नाइट्राइट NO2- है, तो आप उसको करोगे NO3- नाइट्रेट में। आपका भाई ClO3 क्लोराइट है, तो आप उसको करोगे क्लोरेट में ClO3- में। आपके पास ब्रोमाइट है BrO3- है, तो आप उसको करोगे बेटा BrO3- में, यानी सॉरी क्लोराइट का ये नहीं होता, क्लोराइट होता है ClO, बस खाली ClO- और BrO-, ये होता है क्लोराइट।
और ये होता है क्लोरेट, ये होता है ब्रोमाइट, ये होता है ब्रोमेट। तो हमने आइट को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, एट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सल्फाइट सल्फेट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, क्लोराइड क्लोरेट में, ब्रोमाइट ब्रोमेट में। राइट। अब बेटा एक और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा, और वो होगा हमारे पास क्या भाई, नॉर्मली जो आइड होते हैं, आइड, आइड के बारे में बताऊंगा। पहले एक और इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, वो होगा C2O4 2-। ये होता है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन जब कन्वर्ट होगा या ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है, मान लो आपने यहां पर स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। यार तुम्हें समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं यार, हिंदी में लिख देता हूं चलो, परबल ऑक्सीकारक। तो ये कन्वर्ट में हो जाएगा CO2 में, परबल ऑक्सीकारक में। इन तीनों में से, चारों में से कोई होगा, आपको उसको ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे चल के एक रिडॉक्स अनुमापन आएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, जहां पर फॉर्मूले लगते थे ग्राम तुल्यांक N1V1 बराबर N2V2, नॉर्मलता वगैरह भी आ जाएगी यहां पर, देखना भी आप, है ना। तो बेटा ये ऑक्सलेट को आप CO2 में कन्वर्ट करेंगे। एक और होगा बेटा हमारे पास आइडोमीट्री या आइडीमीट्री परिभाषा में, ठीक है, आयोडीन। आयोडीन की जब भी हम रिएक्शन करेंगे Na2H2O3 के साथ, तो ये आयोडाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहां पर Na2S4O6 इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहां पर हो बेटा हमारे पास होगा 2.0 ऑक्सीकरण संख्या, यहां पर होगी शायद 2.5 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, या 3 2, हाँ। तो भाई इसका जो डिफरेंस होगा वो आएगा हमारे पास 0.5 पर सल्फर। यहां पर बेटा एन फैक्टर जब आप निकालोगे तो 0.5 गुणा 1 बराबर 0.15 गुणा 2 बराबर 1 आएगा। तो इसका तुल्यांकी भार सेम रहेगा। ये होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड, यहां तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, तो अपचायक है, माइल्ड अपचायक है। ये स्ट्रोंग नहीं है, परबल नहीं है, बीच का है। और आयोडीन का क्या होगा, आयोडाइड में बेटा जी अपचयन होगा। किसमें, आयोडीन में, आयोडीड का। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरे के पूरे चैप्टर में दिखने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर में हाई लेवल से बता रहा हूं मैं। इससे ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत रेयर टू रेयर मिलेगा, जेईई मेंस में तो मिल ही नहीं सकता, एडवांस में मिलेगा तो वो भी आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये स्लाइड समझनी नहीं है इसको तो आप एक बार नोट कर लो ऐसे ही। इसको तो मैं ऑटोमेटिक, जैसे कभी एक बार फॉर्मूला कोई आपने मैथ्स पढ़ा होगा और मैथ्स में सर कहते हैं कि भाई एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन का सूत्र लिख लो, है ना। तो आप क्या लिखते हो बेटा, एक्स की पावर n-1 बटे -1 या n-1, तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हो n-1। अगर वही कहते हैं कि भाई आपने अवकलन का फॉर्मूला लिख दो एक्स की पावर n का, तो क्या लिखते हो, एक्स की पावर n-1, और वो पावर आगे आ जाती है, तो n इंटू में एक्स की पावर n-1। तो जैसे सूत्र होते हैं वैसे ही आगे जो करके रिडॉक्स टाइट्रेशन आएगी, अनुमापन आएगा, उसके सूत्र हैं कि KMnO4 की ज्यादातर अभिक्रिया होगी, K2Cr2O7 की ज्यादातर अभिक्रिया होगी। तो ये तो अपने अपने माध्यमों में मैंने बता दिया कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं। यहां पर मैंने आपको हिंट दिया कि अस को इक में कन्वर्ट करना है, आइट को एट में कन्वर्ट करना है, ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट करना है। और जब कभी भी आइडोमीट्री अभिक्रिया आएगी, यानी ये हाइपो होता है, इसका नाम होता है हाइपो, इसको हाइपो कहते हैं कॉमन भाषा में, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसकी टाइट्रेशन। ठीक है, हाँ, अरे बोल दिया मैंने, डिफरेंशिएशन होता है n-1, n इंटू में n-1, और इंटीग्रेशन में होता है n इंटू में +1 बटे n+1। आता है मेरे को भाई।
एक बार नोट कर लो, आप एक बार नोट तो कर लो। ठीक है, डन। अब देखो बेटा, यहां पर अब आपको मैं अभी बैलेंसिंग नहीं सिखाई मैंने, अभिक्रिया की बैलेंसिंग तो नहीं सिखाई आपको, है ना। पहले मैं देख लेता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया अभी तक कितने क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, फिर आपको मैं ग्राम तुल्यांक मेथड पढ़ा दूंगा। अभी तक मेरे देखने में, ठीक है, कर लोगे आप भाई, ठीक है। और यहां पर देखना भाई, जैसे यहां पर तो ये सिर्फ आयोडीन के साथ है, अलग से अभिक्रिया है। अगर यहां पर थायोसल्फाइट होगा, थायोसल्फेट होगा, उसको एस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कर देना। एक और लिखना H2O4, जो भी ये दे रखा था H2O3 दे रखा था ना, थायोसल्फेट H2O3-2। अगर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये इसमें ऐसे कर देगा। पर अगर यहां पर परबल ऑक्सीकारक हुआ, तो वो SO4 2- में ही कन्वर्ट करेगा इसको, SO4 2- में ही कन्वर्ट करेगा, SO4 2- में ही। ये भी एक बार नोट कर लेना, एक और आ गया ये ऑक्सलेट और बेटा थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, ठीक है। अब यहां पर मैं इसके इर्द गिर्द दो IIT जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, ईयर वाइज इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। और आप देखोगे कि आपको लग रहा होगा कि सर जी ने कुछ कठिन पढ़ा दिया। देखो, पहले क्वेश्चन को आसान रखने के लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लेकिन ये आसान आपको तभी लग रहा है बेटा जब आपने कंफ्यूजिंग पढ़ा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का। इन्होंने कहा है कि डाइक्रोमेट आयन आयन को क्षार से अभिक्रिया अभिक्रिया करने पर उत्पाद उत्पन्न उत्पाद में, ठीक है, उत्पन्न उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। और फिर ये ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई कमेंट ऑन है आप लोगों के साथ, करिए। मैंने भी ये कुछ अभिक्रिया करवाई होगी बेटा, इसका आंसर दीजिए बेटा मुझे।
हो गया भाई? बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने क्या लिखा बेटा यहां पर? आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो Cr2O7 2 माइनस आयन है क्षारीय माध्यम में ये क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर मुझे मान लो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी तो 4 इंटू में ऑक्सीजन बराबर -2 करूंगा बेटा, तो क्रोमियम का मान निकल के होगा +6। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? +6 हो गया। क्या हो गया बेटा? ये +6। तो देखो फ्री के नंबर दे दिए कि नहीं दे दिए उन्होंने? +6 ऑक्सीकरण संख्या होगी बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन हमारे पास है हल्के क्षारीय माध्यम में, हल्के क्षारीय माध्यम में, चाहे उदासीन माध्यम कह लो, है ना, जो KMnO4 है या MnO4 माइनस आयन है, ये तो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। थायोसल्फेट आयन, थायो, वैसे तो भाई मैं अगर आपको चाहता ना तो मैं आपको डी ब्लॉक में आपको कहता कि भाई डी ब्लॉक में जाके पढ़ लेना, अभिक्रिया मेरे हाथ में नहीं है। पर ये जो चार्ट आप लोगों ने देखा है, ये वाला जो मैंने बनवाया, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी बेटा, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अभी देखते रहना जब न्यूमेरिकल करेंगे या ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो थायोसल्फेट आयन, आयन को ए ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कहां गया? ऑक्सीकृत कर देता है ए में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था हवा है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग ऐसा हल्के मत लियो बेटा, ये क्वेश्चन था हमारे पास जेई 2021 का, इसको क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो मैंने चार्ट में भी लिखवाया है कि थायोसल्फेट प्रबल ऑक्सीकारक, यानी जो KMnO4 है, K2Cr2O7 है क्षारीय माध्यम में, इसमें सल्फर सल्फेट में कन्वर्ट होता है। और भाई एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे मैंने पूरे चार्ट में सारे लिखवाए ना, अस को एक में, आइट को एट में, इन दोनों का अलग, अभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, कि भाई ये थायोसल्फेट की क्यों लिखवा दी। तो मैंने अभी इसको हटा दिया, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, अलग टॉपिक नाम डलवा के, बस इतना ही याद करना, हल्का कर दिया मैंने और टफ नहीं करवाना, ठीक है। उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है कि भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर। वो जो प्रोडक्ट बनेगा ए, ठीक है, उसके अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी ये बताइए बेटा। थोड़ा कठिन होगा तो देखो लगेगा ही आपको, है ना। तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि जो थायोसल्फेट है H2O3 2 माइनस, जब वो MnO4 के साथ अभिक्रिया करेगा उदासीन माध्यम में या हल्के क्षारीय में, है ना, उदासीन या हल्का क्षारीय, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा SO4 2 माइनस में। अब SO4 2 माइनस में आप सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, सल्फर गुणा 4 गुणा ऑक्सीजन बराबर -2, सल्फर प्लस 4 गुणा -2 बराबर -2, सल्फर का मान निकल के आएगा +6 ऑक्सीकरण संख्या। तो आंसर क्या हो गया बेटा? +6। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप इन क्वेश्चन को कठिन कैसे कह सकते हो? बताओ। आप कह रहे हो सर जी समझ नहीं आया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे आप कह सकते हो कि क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं? बताओ भैया। इधर देखो, इधर देखो, यहां पर आपको एक बार लगेगा, मेरे साथ लिख लेना, Fe+2 को Fe+3 में, कोपर प्लस को कोपर +2 में, Sn2 प्लस को Sn2+4 प्लस में, आइट को 8 में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, क्लोराइड को क्लोरेट में, ब्रोमाइड को ब्रोमेट में, ऑक्सिलेट को CO2 में, थायोसल्फेट को सल्फेट में। एक बार लगेगा आपको थोड़ा सा जान चीजों को करने का, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आसान बनेंगे ना। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात की नहीं आ गई बेटा? धीरे धीरे सारे के सारे को हो जाएंगे बेटा। ऑक्सीकरण संख्या बेटा जी निकालने का तरीका बता तो दिया, फॉर्मूला। और इसके लिए मैंने पहला चैप्टर और दूसरा लेक्चर, सॉरी पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सिखाया था, ठीक है। अब देखो आगे कहानी क्या है।
मेरा पूरा जोर ये रहता है कि आपका जो स्तर है वो आईआईटी लेवल का बने प्रॉपर। मैं आप में और आईआईटी के बच्चे में अंतर नहीं करता हूं कि भाई आप बहुत लो हो, हिंदी मीडियम में नहीं कर पाओगे। फुल फ्लो के साथ पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें उसके साथ जुड़ना तो पड़ेगा। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमने कुछ याद करने वाली बात करी। अब फाइनली एक मेथड आया है जिसको हम रिडॉक्स अनुमापन में यूज करेंगे, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास 2-3 टॉपिक एक साथ खत्म होंगे। एक तो होगा रिडॉक्स अनुमापन, ध्यान रखिएगा। और एक होगा बेटा हमारे पास क्या, अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अनुमापन और भाई ग्राम तुल्यांक का सिद्धांत। जैसे मोल मोल सिद्धांत था, ऐसे बेटा ग्राम तुल्यांक का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा मेरी एक छोटी सी बात। आपके पास कोई भी हो, अभिक्रिया बैलेंस हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। एक हमारे पास ए होगा और एक बी होगा। चाहे यहां पर आप एक्स लिखो, वाई लिखो, इससे मतलब नहीं है। और यहां पर आपने सी लिख दिया, यहां पर जेड डी लिख दिया, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अभिक्रिया बैलेंस हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे हम लोग ये कहते थे मोल सिद्धांत के अनुसार कि x के a मोल y के b मोल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो c का 1 मोल बनेगा और d के z मोल बनेंगे। रस समीकरण मिति गुणांक के हिसाब से देखते थे मोल अवधारणा में। यहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, ठीक है। ग्राम तुल्यांक कैसे आएगा मैं थोड़ा बता देता हूं और आपको कैसे यूज करना है। देखिए, एक न नॉर्मलता का सूत्र होता है। नॉर्मलता बराबर होती है, जैसे समझना, मोलरता किसके बराबर होती है, मोल बटे आयतन होती है ना। ऐसी जो नॉर्मलता होती है वो होती है ग्राम तुल्यांक बटे आयतन। ग्राम तुल्यांक बटे आयतन, बस इस फॉर्मूले से आपको ग्राम तुल्यांक का चीज समझनी है। ग्राम तुल्यांक बराबर होगा नॉर्मलता गुणा आयतन। कर दिया आपने नॉर्मलता गुणा आयतन। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्मलता जो है बटे मोलरता एन फैक्टर के बराबर होती है, पता है ना, आपको पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी गुणा कर दूं ऐसे तो मैं ये कहूंगा ना भाई कि नॉर्मलता जो है वो एन फैक्टर गुणा मोलरता के बराबर आ गई। तो जहां नॉर्मलता है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एन फैक्टर गुणा मोलरता गुणा आयतन। आप लोग ये भी जानते होंगे मोलरता गुणा आयतन मोल होता है। तो यहां पर मेरे पास फॉर्मूला आ गया एन फैक्टर इंटू में नंबर ऑफ मोल, आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल। फिर मेरे पास इसको भी मैं लिख सकता हूं एन फैक्टर गुणा में भार बटे अणुभार। समझ रहे हो, भार बटे अणुभार। ये एन फैक्टर अणुभार के नीचे ही है, क्योंकि ऊपर का मतलब है नीचे अणुभार के, तो इसको मैं लिख सकता हूं भार बटे तुल्यांक की भार, भार बटे तुल्यांक की भार। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कसम पैदा करने वाले की, अगर आपको ये फॉर्मूले का एक ग्रुप समझ आ गया, ग्राम तुल्यांक बराबर नॉर्मलता गुणा आयतन और एन फैक्टर मोलरता गुणा आयतन, एन फैक्टर नॉर्मलता, मतलब अब पता क्या होगा, वहां पर एक अभिक्रिया दे रखी होगी। सुनना समझना, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है। वहां पर एक अभिक्रिया दे रखी होगी, हो सकता है ए का आयतन दे रखा हो, और बेटा ए का आयतन दे रखा हो और ए का हमें नॉर्मलता दे रखी हो। फिर वो पूछ ले कि सी का भार क्या होगा, या वो पूछ ले बेटा डी का तुल्यांकी भार क्या होगा, या वो पूछ ले डी के कितने मोल बनेंगे, या फिर वो ये पूछ ले कि बी के कितने मोल खर्च होंगे। किसी के भी कोई भी तरीके का आपका फॉर्मूला हो, आपको क्या करना है, ये अभिक्रिया बैलेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे लिखना है कि जिसका भी आपको मान दे रखा होगा उसके ग्राम तुल्यांक, जैसे ए का दे रखा है तो आप ए का रख लोगे बराबर, और अगर आपके बी के पूछे हैं तो ग्राम तुल्यांक बी कर लोगे। फिर अगर ए में नॉर्मलता दे रखी है, ए की नॉर्मलता दे रखी है, तो नॉर्मलता वाला सूत्र इधर लिख दोगे बराबर से इधर। और मान लो हमें बी का भार निकालना है, बी के मोल निकालने हैं, बी की मोलरता निकालनी है, उस हिसाब से बी के हिसाब से जो भी आपको फॉर्मूला सटीक बन रहा होगा यहां लिख दोगे। आपको अगर ये निकालना है कि मुझे तो डी के मोल ज्ञात करने हैं कितने होंगे, डी का भार कितना ज्ञात होगा, और इसकी आपको मोलरता और आयतन दे रखा है, तो इसका मोलरता और आयतन वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, ये तो ये तो लिख दोगे आप ए वाली साइड,
अगर आपको डी का भार ज्ञात करना है तो भार कहां दे रखा है बेटा, इस वाली साइड, तो डी वाली साइड रख दोगे आप ये उठा के। उसके बाद ना अभिक्रिया को बैलेंस करना, ना कुछ करना, एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है बस। यहां पर एन फैक्टर निकालना मैंने सिखा दिया है, अभी आपने निकालना सीखा है, पर रियल फॉर्मूलों में कैसे निकालेंगे, जब रियल क्वेश्चंस आएंगे तब कैसे करेंगे, उसी के लिए एक डर होता है कि अगर हमें रियल वाले क्वेश्चन करवा दो ना सर आप, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा और हमारा जो कॉन्फिडेंस जो डाउन हो रहा था, जो हमें लग रहा था कि हम आईआईटी के क्वेश्चन नहीं कर सकते, पर अगर अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया अगले 40-45 मिनट में, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मुझे आपके दिल की बात पता है। तो अगले जो 45 मिनट होने वाले हैं ना बेटा इस लेक्चर के, वो मतलब जान फूकने वाले हैं। मतलब तुम्हें अभी तक लग रहा होगा कि सर ने आज पता नहीं कुछ ऐसा ऐसा कुछ पढ़ाया, याद करवाया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, दिल नहीं लग रहा सर, आपने आज कहानी सुनाई, कभी अलविदा ना कहना, परसों फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, मतलब परसों हो गया ना, तो वो सारी बकवास नहीं सुनाई आपने। अब आएगा टू द पॉइंट, इसको नोट करने के बाद अब मैं रिडॉक्स और हुमापन की बात करूंगा। अब देखना तुम क्या क्या करवाता हूं मैं। अब देखो बेटा मैं क्वेश्चन कैसे करवाता हूं। रियल एग्जाम्पल आ गए बेटा, रियल एग्जाम्पल आ गए, छोटे मोटे थोड़ा ही आएंगे अब, छोटे मोटे नहीं आएंगे अब आएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। इन्होंने कहा अम्लीय माध्यम मोहर लवण एवं हाँ ये रहा, ऑक्सलेट ऑक्सलेट लवण के दिए गए नमूने में ऑक्सलेट आयन का, ठीक है, का प्रतिशत ज्ञात करें जिसके लिए 100 ml विलियन में 0.3 को पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए 90 ml N/20 KMnO4 की आवश्यकता होती है। अब देखो बेटा क्वेश्चन है बढ़िया वाला। अब तुम मुझे ये बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन को देखकर आपको कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है बेटा, टफ लग रहा है? बताना भाई, आसान लग रहा है टफ लग रहा है बेटा?
हाँ, ये क्वेश्चन देखकर तो सर जी हार्ट बीट बढ़ गई। सम आर नॉट इन अंडरस्टैंडिंग। अरे मैं पता है ना बेटा, हिलोगे अब तुम, हिलोगे तुम, पक्की बात है, हिलोगे आप। कहानी खत्म। आपको लग रहा है कि सर जी ओ माय गॉड, तेरी ऐसी की तैसी। बेटा अभी थोड़ा भावना, मैं अब समझ गया कि मेरे को क्यों इतना अनईजी फील हो रहा था। यार एसी नहीं चल रहा और टेम्परेचर बहुत गर्म है, और तुम्हें पता मैं भी होट हूं, यहां आग वाग लग जाएगी। इधर देखो भाई, अब कमाल की चीज क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखकर हमारे प्राण छूट जाते हैं। और पहली चीज, हमारा जो साइकोलॉजिकल गेम होता है वो होता है हिंदी मीडियम बोर्ड्स। हमारे लिए बोर्ड सब वो पर ही है। किसी क्वेश्चन के पीछे आईआईटी लग जाए तो हमारे पैसे ही खत्म हो जाते हैं हम। लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, जरा समझाता हूं मैं। आप ये सोचिए अभिक्रिया किस किस ने करी। सर जी एक तो ऑक्सीलेट ने करी, C2O4 2- ने। मैंने कहा ठीक है। और किसके बीच हुई? सर जी KMnO4। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा, यहां पर अम्लीय माध्यम वगैरह कुछ दे रखा होगा, नहीं भी दे रखा होगा तो चलो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोचो ये ऑक्सीकारक है ना, ये क्या है? ऑक्सीकारक है। और इसकी हमें नॉर्मलता दे रखी है, इसका आयतन दे रखा है ना। इसका हमें एक भार दे रखा है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसका एक्चुअल भार हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें एक तरीके से भार इसका ज्ञात करना है। तो हम लोग कहेंगे इन दोनों के आपस में जब भी अभिक्रिया हुई होगी, क्या प्रोडक्ट बना उससे मतलब नहीं है, पर हमें इतना पता है कि ऑक्सीलेट ऑक्सीकृत होकर CO2 में जाता है। जाता है कि नहीं जाता बेटा ऑक्सीलेट? लिखवाया कि नहीं लिखवाया? यहां पर क्यों लिखवाया था? ये तुम्हें क्या लग रहा था बेटा कि मैं कोई लल्लू लाल हूं, टाइम वेस्ट करूंगा? ऑक्सीलेट CO2 में जाता है कि नहीं जाता, बताओ। और इसकी मैंने अभिक्रिया पहले भी करवाई थी, जब मैंने आपको उदाहरण दिया था इसका संयुक्त रिडॉक्स अभिक्रिया का, वहां पर भी दिखाया था कि ऑक्सीलेट CO2 में जाता है। ये तुम्हें पता लग गया। अब ये रिएक्शन करेगा वर्सेस KMnO4, मतलब KMnO4 की अभिक्रिया चल रही है। तो बेटा आपको इसके एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारे पास ग्राम तुल्यांक के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है? ग्राम तुल्यांक बराबर नॉर्मलता आयतन एन फैक्टर गुणा मोलरता आयतन, और भाई एन फैक्टर गुणा मोल, और बेटा एन फैक्टर गुणा भार बटे अणुभार। मैं कह रहा हूं सुन लो मेरी बात। आपको एक की दे रखी है नॉर्मलता KMnO4 की, ये वाली, और एक का निकालना है भार। बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। जितना आप डर रहे थे वो डर एकदम माउंटेन ड्यू है, आगे तुम समझ जाना बस, है ना। माउंटेन ड्यू ही बोलूंगा मैं। तो आप लिखोगे ग्राम तुल्यांक KMnO4 बराबर होगा ग्राम तुल्यांक C2O4 2- ऑक्सीलेट, जो भी आपस में अभिक्रिया करेगा। इसमें कोई अभिक्रिया की बैलेंसिंग नहीं होती, बराबर करना होता है। इसकी नॉर्मलता दे रखी है, तो नॉर्मलता वाला सूत्र क्या होगा बेटा? नॉर्मलता गुणा आयतन, और इसका भार निकालना है बेटा, तो एन फैक्टर भार बटे अणुभार। यही निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यस और नो? ठीक है। अब दिए गए यहां पर देखना भाई, हमारे पास क्या हुआ बेसिकली कि नॉर्मलता हमें दे रखी है इसकी कितनी? 1/20। आयतन हमें दे रखा है 90 ml। इसको हम 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि अगर ml लेते तो हम वहां मिलीग्राम तुल्यांक निकालते, और हमें निकालने ग्राम तुल्यांक। ठीक है जी। अब यहां पर एन फैक्टर बेटा जब ऑक्सीलेट की बात करोगे तो आप लोग देखना, ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +3 होती है, यहां पर बेटा +4। अंतर हमारे पास एक का आएगा, जो कि मैंने पहले बताया था, पर क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 2 है। भार हमें ज्ञात करना है, अणुभार इसका 88 है, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑक्सीजन और 2 कार्बन है। ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है? हमें सिर्फ हिसाब किताब लगा के भार ज्ञात करना है। हमें क्या करना है बेटा? भार ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो बेटा, 90 भार निकल के आएगा 0.198 ग्राम। निकल के आया कि नहीं आया? अब हमें, जैसे हमने परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज शुद्धता, तो जो परसेंटेज होगी बेटा किसकी? ऑक्सीलेट आयन की C2O4 2-। ठीक है, परसेंटेज होगा, तो इसका जो वास्तविक भार होगा बेटा वो, और बटे टोटल भार होगा यहां पर, और गुणा में 100। वास्तविक भार निकल के आया 0.198। कुल भार था बेटा 0.3 × 100 था कि नहीं था? हल करेंगे इसको हम।
तो 66% आंसर निकल के आया हमारे पास करेक्ट। 66% करेक्ट निकल के आया भाई। एकदम करेक्ट आंसर है, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है, 66% करेक्ट है। अब ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें घुमा सकता था, और ये वो मेथड है जो तुम्हें बना सकता है। क्या समझा? हल्के में लिया क्या तुमने अपन को? मैं तुमको पहले भी बोलता बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, हो गया? अब देखो बेटा, हो गया भाई? हाँ बेटा, ऐसा ही मिलेगा बेटा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, देखते रहना आप, ऐसा ही कुछ मिलेगा। अब देखो, ये जो आपके मॉड्यूल में एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं मैं, एडवांस वाले। तो इन्होंने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप बोर हो रहे हो तो बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं आपके लिए। अज्ञात मोलरता के अज्ञात मोलरता के अज्ञात मोलरता के KiO3 का 1 लीटर 1 लीटर विलियन परबल अम्लीय माध्यम, केवल अम्लीय माध्यम में Ki के साथ अनुमापन के लिए दिया जाता है। Ki के साथ अनुमापन में दिया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है KiO3 के 500 ml, सॉरी 50 ml विलियन को आयोडीन में पूर्णतः अपचयन के लिए KI के 10 ml आवश्यकता होती है, ठीक है। KI की आवश्यकता होती है के लिए, यहां पर लिखना भाई 0.1 मोलर KI, 0.1 मोलर KI के 10 ml की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने कहा है कि KiO3 विलयन की मोलरता
है। तो बेटा विकल्प एक। जब आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो बेटा देखो लेवल तो टफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब रोना वोना है नहीं। इन्होंने कहा है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मोलर, फिर हमारे पास 4 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मोलर, और बेटा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मोलर, और बेटा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मोलर। क्वेश्चन समझाने का कराने का जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? माउंटेन ड्यू की जरूरत याद आ रही है? माउंटेन ड्यू की जरूरत पड़ रही है? बिना माउंटेन ड्यू के भी जिंदगी में तूफान है। बताओ बेटा फटाफट। क्वेश्चन टफ लगा? ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। बस इतना ज्ञान अगर है तो काम बन जाएगा हमारा। अब देखो बेटा हमारे पास जो अभिक्रिया होगी, क्योंकि तुम लोग जवाब दोगे नहीं क्योंकि तुम लोग अभी खोए हुए हो, कितना बड़ा क्वेश्चन कैसे। हम ये जानते हैं कि KiO3 वर्सेस Ki अभिक्रिया होगी, यानी इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है। और इन दोनों में ही ये कहा गया है कि KiO3 के 50 ml को आयोडीन में, इसको हमने आयोडीन में कन्वर्ट करा, और बेटा Ki भी आयोडीन में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास एक की मोलरता दे रखी है, एक की निकालनी है। हम लोग जानते हैं ग्राम तुल्यांक का एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता गुणा आयतन, एन फैक्टर मोलरता गुणा आयतन, एन फैक्टर नंबर ऑफ मोल, एन फैक्टर भार बटे अनुभार। अब क्योंकि इसकी भी मोलरता दे रखी है और इसकी निकालनी है, तो हम दोनों साइड में दोनों के ग्राम तुल्यांक क्या कर देंगे बेटा, बराबर। तो मैंने कहा कि ग्राम तुल्यांक KiO3 बराबर हो गया ग्राम तुल्यांक Ki। ही करेंगे ना बेटा, हम दोनों के ही ग्राम तुल्यांक बराबर करने होते हैं। अब दोनों की मोलरता के बारे में ही बोला गया है, तो हम दोनों वाली साइड में यही फॉर्मूला रखेंगे। यहां पर क्या रखेंगे, एन फैक्टर मोलरता गुणा आयतन, और यहां पर एन फैक्टर मोलरता गुणा आयतन। पर ध्यान रखिएगा इधर Ki का रखना है और इधर हमें KiO3 का रखना है। तो भाई इसके लिए चलो मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो जब आप बेटा जी KiO3 को देखोगे आयोडीन में कन्वर्ट होते हुए, तो आप प्राप्त करोगे कि यहां पर आयोडीन का +5 ऑक्सीकरण संख्या है, यहां पर 0, अंतर आएगा बेटा जी 5। इसके अंदर आयोडीन 1 है, एन फैक्टर निकल के आएगा 5 गुणा 1 बराबर 5। तो इसका तो निकल के आ गया। अगर बेटा मैं Ki का एन फैक्टर निकालूं, तो Ki का एन फैक्टर निकालने के लिए मैं आयोडीन में कन्वर्ट करूंगा, -1 से 0, अंतर कितने का आया बेटा 1 का, और इसका एन फैक्टर निकालूंगा तो मेरे पास एक ही आयोडीन है, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। बस काम खत्म हो गया यहीं पर। इसका एन फैक्टर आया है 5, मोलरता इसकी ज्ञात करनी है, आयतन हमने कितना दे रखा है KiO3 का, 1 लीटर, ठीक है। सॉरी ये तो विलियन बनाया, KiO3 के 50 ml विलियन, ये तो हमने पूरा विलियन बनाया, उस विलियन के बाद हमने उसका 50 ml को ही लिया, जिसको हम आयोडीन में पूर्णतः अपचित करेंगे। तो बेटा 50 ml को आपने यहां रख दिया। अब हमें एन फैक्टर इसका Ki का 1 आया है, मोलरता देखोगे तो 0.1 दे रखी है ना, और आयतन कितना दे रखा है बेटा इसका, 10 ml दे रखा है। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आपने ml को लीटर में क्यों नहीं चेंज किया, करता 50/1000 10/1000 दोनों साइड आयतन आ गया तो बेटा वो 1000 कट जाएगा, इसलिए नहीं करा। अब यहां पर आप क्या करोगे, सिंपली कि भाई आप लोगों ने यहां पर इसकी गुणा कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 की गुणा 0.1 से करोगे। तो मोलरता जो आई वो आ गई है 1/250, 1/250। 1/250 का मतलब है कि भाई 1000 ऊपर लिख दिया ऐसे करके, और 10 की घात -3 से हमने ऐसा कर दिया। तो भाई इसके बाद क्या है, 250 कम 250, 250 चौका 1000, आगे तो आपका स्मार्ट वर्क है, गणित है। तो मोलरता निकल के आ गई 4 गुणा 10 की घात -3, 4 गुणा 10 की घात -3 दे रखा, विकल्प ए में टिक हो गया। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि बहुत कठिन है भैया बहुत कठिन है, ऐसे होते हैं कठिन क्वेश्चन, कि पहले उन्होंने
कोई अज्ञात मोलरता का 1 लीटर विलियन बनाया, उस विलियन में से सबका पूरा अपचयन नहीं करा 1 लीटर का, उसमें सिर्फ 50 ml का ही अपचयन किया। KiO3 के 50 ml निकाले, को पूर्ण आयोडीन में पूर्णतः अपचित करने के लिए दूसरे की मात्रा दे रखी है, और बेटा इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। अब आयतन बेटा क्या है, चाहे 1 लीटर, सांद्रता चाहे हम 1 लीटर की निकालें 250 ml की निकालें, अगर एक ही विलियन है तो सांद्रता बेटा आपको पता है मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तो अब मुझे बताइए बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, है ना रामबाण इलाज बहुत तकड़ा वाला? और ये जो कठिन क्वेश्चन था ये आसान लगा कि नहीं लगा, यस और नो? फटाफट इसको नोट करिए, अगर ये नोट हो जाएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया भाई? हाँ भाई हाँ, डिफिकल्ट बिकम इजी, वेरी गुड बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो आपको कठिन लगेगा पर होगा नहीं, ध्यान रखना है। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मैं आपको आदत डलवा दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इन्होंने 5 कहा है, और डरना बिल्कुल नहीं है। K2Cr2O7, K2OCr2O7 तथा फेरस, ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के अनुमापन में, के अनुमापन में निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। मोलरता M1 के K2Cr2O7 विलियन के V1 ml को मोलरता M2 के FeSO4 विलियन के V2 ml की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा संबंध उपरोक्त के अनुमापन के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध उपरोक्त अनुमापन के लिए सत्य है? खो मत जाना बेटा क्वेश्चन में। क्वेश्चन का कभी लेवल देखकर तुम्हें लगे कि भाई क्वेश्चन तो टफ है, हमसे नहीं होंगे, खोना मत। अगर आपने पेशेंस रखा 100% होगा। 6M1V1 बराबर M2V2, बी होगा हमारे पास M1V1 बराबर 6M2V2, सी होगा हमारे पास N1V1 बराबर N2V2, और डी होगा हमारे पास क्या बेटा, M1V1 बराबर
M2V2। ठीक है, और बेटा इसका आंसर एक से ज्यादा है, ध्यान रखना, ये हमारे पास मल्टीपल सेलेक्टिव है, एक से ज्यादा आंसर है। ध्यान रखिएगा, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, एक एक बात है। आपको अगर पोल करवाना है तो मैं पोल भी दे रहा हूं, पहले चलो आप नोट कर लो, ठीक है। इसके पोल को मैंने दे दिया 90 सेकेंड का समय, चलो 2 मिनट का समय दे दिया, और मल्टीपल चॉइस है ये, इंटीजर टाइप, ठीक है। स्टार्ट करो बेटा पोल को, एक से ज्यादा आंसर है क्योंकि एडवांस वाली एक्सरसाइज चल रही है, करते रहो इसको आप। डीपीपी बेटा आज दूंगा मैं, कल दूंगा मैं, ठीक है। कल मैं पूरा के पूरी डीपीपी जो है बना के दूंगा पूरे चैप्टर की, उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चंस होंगे। एक डीपीपी मिली होगी ना अभी तक, तो 1 या 2 मिली होंगी आपको, अब मिल जाएगी। आज मैं मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट में हो रहे थे तो उसके एक टॉपिक के मुझे 10 क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे। बेटा जेई मेंस निकलवाने का पूरी कोशिश तो है यार आपका, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा बेटा। अब देखो यहां पर ग्राम तुल्यांक का ये एक सिंपल सूत्र क्या है, ठीक है। ग्राम तुल्यांक का सूत्र जो होता है, पहले तो इसको ध्यान में रखो, नॉर्मलता गुणा आयतन, एन फैक्टर मोलरता आयतन, क्योंकि हमें मोलरता वगैरह दे रखी है तो इससे काम चल जाएगा। देखो अगर हम अभिक्रिया कर रहे हैं किस किस की बेटा जी, K2Cr2O7 की और फेरस सल्फेट की, तो हमने लिखा भाई ग्राम तुल्यांक K2Cr2O7 बराबर होगा ग्राम तुल्यांक फेरस सल्फेट FeSO4। तो एक बात तो क्लियर है बेटा कि नॉर्मलता वाला भी इन्होंने एक विकल्प चुना हुआ है, और नॉर्मलता वाले में एन फैक्टर की जरूरत पड़ती नहीं है, तो सीधी बात है जो इसकी नॉर्मलता होगी, जो उसका आयतन होगा वो बराबर होगा इसकी नॉर्मलता और उसके आयतन के बराबर, राइट। ये तो करेक्ट जाएगा ही जाएगा, तो सी तो इसका करेक्ट है ही है नॉर्मलता के रूप में। पर इन्होंने मोलरता के रूप में हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जब हम मोलरता पे आ जाते हैं तो एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर, तो यहां पर जब हम बात करेंगे एन फैक्टर की, नहीं मैंने पेप टेस्ट नहीं बनाया बेटा, टेस्ट बनाने के लिए टीम दूसरी होती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो K2Cr2O7 है अम्लीय माध्यम में मैंने आपको रटवाया हुआ है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि कॉपर +3 में जाता है, क्रोमियम +3 में जाता है, सॉरी। तो डिफरेंस आएगा क्योंकि यहां पर +6 होती है, तो डिफरेंस आता है 3 का, और यहां पर जब आप एन फैक्टर निकालोगे K2Cr2O7 का, तो 3 गुणा 2 करोगे, क्रोमियम में ऑक्सीकरण संख्या तो उसका 6 आएगा। और भाई अगर हम बात करें फेरस सल्फेट की, तो फेरस सल्फेट में आप लोग जानते होंगे कि Fe2+ जो है वो Fe+3 में जाएगा। मान लो एक तरफ हमने क्या लिख दिया बेटा FeSO4, तो ये Fe2SO4 का होल थराइज में चला गया फेरिक सल्फेट में, तो यहां पर ये +2 में है और यहां पर ये +3 में है। अंतर कितने का है बेटा इसका, 1 का, और इसके अंदर आयरन कितना है बेटा, 1, तो अंतर भी 1, एटोमिसिटी भी 1, तो बेटा इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब मोलरता वाला फॉर्मूला रखोगे
तो मोलरता वाला फॉर्मूला होगा n फैक्टर गुणा m1v1 और यहां होगा n फैक्टर गुणा m2v2। अब बेटा K2Cr2O7 का n फैक्टर आया है 6, तो हमारे पास 6m1v1 ऐसे लिखेंगे हम लोग। और भाई इसका जो n फैक्टर आया है वो 1 आया है, तो उसको हम लिखोगे m2v2। तो बेटा 6m1v1 बराबर m2v2 आ गया, 6m1v1 बराबर m2v2 आ गया, तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब मुझे बताओ बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कितना मजा आ रहा है कि भाई अगर कोई बच्चा सीखने वाला है, करने वाला है, तो उसके लिए तो भाई इस तरह के क्वेश्चन करना बड़ा ही मजेदार बात है। ठीक है, कि वो PYQ कर रहा है IIT एडवांस के। अब देखो बेटा आगे कहानी क्या है, आगे की कहानी देखिएगा क्या है। अच्छा, डाउट पोल चेक कर दूं? ए और सी 44.79 45.31 ठीक है, बाकी गलत भी तो नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT एडवांस का ही PYQ है बेटा, और ये पूर्णांक वाला इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा देख लेना, अगर आप लोग हिल पाओ यार, कर पाओ तो अच्छा लगेगा। पर मैं उससे पहले ना IIT एडवांस से पहले कुछ इजी जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन भी करना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को फिर लगेगा कि सर जी इतने तो आज एडवांस एडवांस के पेल दिए सारे क्वेश्चन। तो देखो बेटा, परिवर्तन, एक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन Fe C2O4, ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। Fe+3 और प्लस CO2 में FeC2O4 का तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार है विकल्प 1 m/3, विकल्प बी होगा m/6, विकल्प सी होगा m/2 और विकल्प डी होगा बेटा m/1। ठीक है, और ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा, 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा बेटा। ध्यान रखिएगा यहां पर Fe+ मतलब आयरन भी ऑक्सीकरण कर रहा है और कार्बन भी ऑक्सीकरण कर रहा है। तो एक संयुक्त रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी मैंने दिया था आपको, उसमें इसी का उदाहरण दिया था, तो देख लेना। आपको इसका एन फैक्टर निकालना है और इसके अनुभार से भाग कर दोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। पोल मैंने दे दिया बेटा, पोल मैंने दे दिया आपके कहने से पहले। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम भी तो देखें भाई। अब देखो बेटा,
हम जानते हैं कि यहां पर आयरन +2 में है, यहां पर +3 में चला गया तो डिफरेंस 1 का आया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना आयरन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और बेटा कॉपर यहाँ कार्बन यहां पर +3 में होगा और यहां पर +4 में, तो बेटा कार्बन का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में एक से ज्यादा चीजों का ऑक्सीकरण हो रहा हो तो उनको बोलते हैं हम लोग संयुक्त रिडॉक्स अभिक्रिया। और ऐसे यौगिक का अगर हमें एन फैक्टर निकालना हो संयुक्त रिडॉक्स में तो हमें एन फैक्टर कार्बन के पदों में, एन फैक्टर आयरन के पदों में निकालना पड़ेगा। तो कार्बन के पदों में बेटा अंतर 1 का है, 2 कार्बन है तो 2 प्लस आयरन के पदों में देखोगे तो 1 का अंतर है, 1 आयरन है तो बेटा 3। तो पूरे यौगिक का एन फैक्टर निकल के आ गया 3। अगर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो वो अणुभार बटे एन फैक्टर होता है, अर्थात अणुभार बटे 3। अब अणुभार बटे 3 कहां दे रखा है बेटा, ए में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास, ए। तो 38.52% बच्चों का आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे भाई, इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने कहा आयनिक समीकरण में, आयनिक समीकरण में 2K प्लस BrO3 प्लस BrO3 माइनस प्लस के 12H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन और बेटा Br2 में, ये सॉरी प्लस 6H2O, ये अभिक्रिया दे रखी है। अच्छा, प्लस 2K पॉजिटिव ऐसे है ना। तो इन्होंने बोला है कि BrO3, ठीक है, के BrO3, देखना भाई यहां पर क्या लिखा हुआ, के BrO3 का तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार है। तो विकल्प 1 देखिएगा आप, यहां पर लिखा होगा m/5, बी होगा बेटा हमारे पास m/2, सी होगा बेटा हमारे पास m/6 और डी होगा बेटा हमारे पास m/4। ठीक है, तो भाई इसको पोल आंसर दो फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा, करिए इसको फटाफट, हम भी तो देखें भाई कौन है जो इस क्वेश्चन को कर देगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, BrO3 यहां पर +5 ऑक्सीकरण संख्या निकली होगी, यहां पर 0 है, अंतर कितने का आया बेटा, 5 का, है ना। तो BrO3 में जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा बेटा, अंतर 5 का, और BrO3 में 2 ही है, सॉरी एक ही Br है तो हम लोग 1 लिखेंगे, तो 5 गुणा 1, ठीक है, 5 गुणा 1, इसको भी आप 2 से गुणा कर लेना बैलेंस करने के लिए, पर वो खैर अलग, वो इसका भाग नहीं है, वो यौगिक की परमाणुकता नहीं है, ठीक है। तो 5 गुणा 1, तो बेटा जब हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे इसका E, तो वो होता है अणु भार बटे एन फैक्टर। तो बेटा अणु भार यहां लिखा, तुल्यांकी एन फैक्टर 5 आया, तो हमारे पास अणु भार बटे 5, करेक्ट आंसर दे दिया ए। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा जी, ए। तो ये हो गया हमारे पास 51.09% बच्चों का आंसर करेक्ट, 51.09% बच्चों का आंसर करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा जेईई मेंस में, बीच बीच में मैं एडवांस का भी देता रहूंगा, बीच बीच में मैं आपको उसके भी देता रहूंगा। अब यहां पर देखिएगा बेटा,
अभी कितना टाइम रह रहा है आपका, मैं देखूं तो कर सकते हो क्या क्वेश्चन? अच्छा अभी तो बहुत टाइम है। चलो बेटा फिर एक आईआईटी का क्वेश्चन करना है आपको, है ना, एडवांस वाला लेवल का क्वेश्चन करना है। अब आपको मैंने जेई में से क्वेश्चन करा है, अब देखना यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में AN प्लस से MnO4 माइनस तक पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, अब क्वेश्चन को समझना ना मुश्किल लगेगा आपको, पर क्वेश्चन आसान है बेटा, ठीक है, के लिए 2.68 गुणा 10 की घात -3 मोल AN प्लस आयनों वाले विलयन को, आयनों वाले विलयन को 1.61 गुणा 10 की घात -3 मोल, ठीक है, -3 मोल AO3 माइनस है, अम्लीय माध्यम में हमने इसका ऑक्सीकरण किया ना, MnO4 माइनस आयन आवश्यकता होती है, तो N का मान क्या होगा? ठीक, अभी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आईआईटी एडवांस पूछ चुका है। आपको लगेगा भाई बहुत कठिन है, ठीक है, आपको लगेगा सर जी बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा बहुत आसान है, देख लेना कभी, फिर बाद में रोम। अभिक्रिया किस किस के बीच में हुई है? AN प्लस की MnO4 माइनस के साथ, यानी दोनों के ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होंगे? दोनों के होंगे। तो यहां पर मैंने लिखा बेटा ग्राम तुल्यांक, ठीक है, ग्राम तुल्यांक AN प्लस बराबर ग्राम तुल्यांक MnO4 माइनस। अब देखो अम्लीय माध्यम में ये अंडरस्टूड है क्योंकि हमें मोल दे रखे हैं दोनों के, इसके भी मोल और इसके भी मोल। तो ग्राम तुल्यांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मलता गुणा आयतन, एन फैक्टर मोलरता गुणा आयतन, एन फैक्टर नंबर ऑफ मोल, एन फैक्टर भार बटे अनुभार। बताओ तुम्हारे भाई ने ये सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया ना। तुम्हें दोनों साइड ग्राम तुल्यांक के फॉर्मूले रखने हैं अपने हिसाब से जिसकी जरूरत है। अब इसके भी मोल दे रखे हैं, इसके भी मोल दे रखे हैं, तो दोनों साइड में हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सॉरी, हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर क्या हुआ भाई, मोल गुणा एन फैक्टर यहां रखा और मोल गुणा एन फैक्टर रख दिया यहां पर। इसके मोल कितने थे भाई? AN प्लस 3 के 2.68 गुणा 10 की घात -3 गुणा एन फैक्टर, और भाई ये एन फैक्टर ये इसका होगा, और इसके मोल थे हमारे पास 1.61 गुणा 10 की घात -3, और इसका जो भी एन फैक्टर होगा वो।
अब हमें क्या करना है, इनका एन फैक्टर ज्ञात करना है अलग अलग तरीके से। देखिए बेटा, जब हम अम्लीय माध्यम में बात करते हैं MnO4 माइनस की, तो वो चार्ट पे मैंने आपको ऐसे रटवाया थोड़ा ही था बेटा। MnO4 माइनस में ये कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में, यहां पर +7 होती है, वहां पर +2 है, अंतर 5 का आएगा। तो जब इसका एन फैक्टर निकालोगे तो बेटा अंतर तो 5 का है, 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया बेटा 5 के MnO4 वाला। तो 1.61 गुणा 10 की घात -3 से दोनों साइड काट दी भाई मैंने, ठीक है, गुणा 5। अब यहां पर है 2.68 गुणा, अब जब इसका एन फैक्टर निकालोगे आप, तो इसका एन फैक्टर तो कह ही रहा है भाई कि AN + N में से ये चला गया A में से ये चला गया किसमें, AO3 माइनस में। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है बेटा को AO3 माइनस में, ठीक है, ऐसे रिएक्शन करना है कि AN को जो है AO3 माइनस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ होगा नो डाउट, पर यहां पर AO3 माइनस का दे रखा है। एक मिनट, अम्लीय माध्यम में AN+3 से उदाहरण करने के लिए ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा था बेटा, ये मैंने माफी चाहूंगा, मैंने AO3 माइनस में लिखा नहीं कि इसको ऑक्सीकृत करेगा, ये दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो जाएगा AO3 माइनस, तो यहां पर आ गया बेटा 5, तो अंतर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 5 दे रखा है, कितना दे रखा है इसका AO3 माइनस, तो बेटा आप अंतर जब निकालोगे तो आप 5 माइनस के N ही करोगे डिफरेंस। तो भाई अगर इसका N है और वहां पर 5 है तो 5 माइनस N ही करोगे या N-5 करोगे, जो तुम्हारा मन करे, अंतर निकालना होता है। अब बेटा ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ऑक्सीकरण ही करा हो गया, तो बेटा 5 बड़ी संख्या रहेगी तो 5 माइनस N कर दोगे, तो इसका जो N फैक्टर आएगा, और इसके अंदर है भी कितना बेटा, एक ही A है, तो डिफरेंस आ गया इसका इतना, तो N फैक्टर होगा बेटा इसका 5 माइनस 1 गुणा 1, सॉरी 5 माइनस N गुणा 1, तो 5 माइनस N रख देना यहां पर, 5 माइनस N। अब इसको आप हल कर लो भाई, जब आप इसको हल करोगे 1.61 गुणा 5 डिवाइड 2.68, तो ये हो गया बेटा 5 माइनस N बराबर 3, और N की वैल्यू उधर चली जाएगी, 3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2, तो N का मान निकल के आ गया बेटा 2, N का मान निकल के आ गया 2, ठीक है। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट दोस्तों, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, बस आपको दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर करने थे, अपने हिसाब से आपको यहां से फॉर्मूला उठाना था, दोनों का एन फैक्टर आपको निकालना था। अम्लीय माध्यम में इसको पता है कि इसमें कन्वर्ट होगा, और AN प्लस को AO3 माइनस में उसने क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, कि अम्लीय माध्यम में N को A3 में से जो भी था, है ना, ये दिया हुआ था बेटा मान, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, जो 2K प्लस है और 2BR माइनस, अगर पुराने वाले क्वेश्चन में देखना होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात रहेगी तब भी, ठीक है, तब भी यही बात रहेगी। इस तरह का क्वेश्चन था भाई हमारे पास। तो आज आपको आसान लगा होगा ये मेथड, बाकी इसके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, और कल ये जो चैप्टर होगा ये हमारा खत्म भी हो जाएगा बेटा, क्योंकि कल मैं की क्लास में सर इसे पता चलता है कैसे चलेगा कि कौन सा आयन फॉर्मूला लगा है। बेटा ये फॉर्मूला ही तो हमें इनमें से ढूंढना है,
हमने एक बार इसको याद कर लिया पूरे को, फिर जो पूछा है या जो हमें दे रखा है वही आपस में बराबर करने हैं। क्या बोला मैंने, जैसे अगर मोलरता देकर मोलरता पूछते तो दोनों साइड ये रखते, अगर मोलरता देकर नॉर्मलता पूछते तो एक साइड ये रखते, एक साइड ये रखते, अगर मोलरता देकर मोल पूछता तो एक साइड ये रखते, एक साइड ये रखते। मतलब अपने हिसाब से वो वाला फॉर्मूला उस साइड पिक करना है जिसका जो मान दे रखा है। अगर एक का मान मोल में दे रखा है तो उस साइड वो रख दो, एक का मान मोलरता में ज्ञात करना है तो उसकी साइड वो रख दो, खत्म। ये फॉर्मूला आपको सब कुछ आसान बनवा देगा, ठीक है। ये भले ही देखो आज के क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा सर जी बहुत स्लो पढ़ाया आपने, जो भी है थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ा, रीजन था क्वेश्चन का लेवल टफ था। अगर मैं जल्दी जल्दी में पढ़ाता तो बेटा उड़ जाते हैं आप, ठीक है। और आपको मैं हमेशा बताता हूं जल्दबाजी नहीं करनी है आईआईटी एडवांस के पेपर में। अगर आपको यह लगता है कि आप आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हो, भले ही उसमें 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हो, तो वो मिनट आपको देना चाहिए। आईआईटी एडवांस में कभी यह नहीं होता कि आपको पूरे के पूरे नंबर लेके आने तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप सही करिए, जितने ज्यादा हो सकते अपने नंबर बनाइए, आईआईटी एडवांस में आपको 100% गारंटी होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। नहीं n-5 इसलिए नहीं रख सकते, बताता हूं। KMnO4 क्या है, ऑक्सीकारक है, बताता हूं। ये क्या है बेटा, ऑक्सीकारक। मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, इलेक्ट्रॉन दिलवाता है। अगर ये An+ और +5 में गया तो ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा होगा। इसका मतलब है जो भी आगे की ऑक्सीकरण संख्या है वो पहले वाले से ज्यादा होगी। इसीलिए अंतर को हम ज्यादा से कम में से माइनस करते हैं, है ना, अंतर निकालने के लिए। तो हमने 5 - n करा बेटा, ऑक्सीकरण कर रहे हो ना आप तो उसका, तो पॉजिटिव वाली ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अब कल की क्लास में मैं आपको अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाऊंगा बेटा, और बाकी जो वहां पर विषमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया होंगी उनका आपको n फैक्टर भी ज्ञात करना सिखा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा। हालांकि आज भी मैंने 2 पीवाईक्यू करवाए, जो क्या मतलब ये भी आईआईटी एडवांस का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ये भी मैंने करवाया। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे आप लोग देख पा रहे हो आगे भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल गिरने ना दे, ठीक है। और इस चैप्टर को जो मैंने आज पढ़ाया है, ये वाला लेक्चर एक बार फिर से घर पे जाके आधा घंटा इसको और दे देना, अपने नोट्स से दोबारा रिवाइज करना, जो क्वेश्चन मैंने करवाए सेम टू सेम दोबारा उनको करना, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।